अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा। आप डार साहब को देख लें, डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। क्या अगर इस तरह के लोगों को एनआरओ दे देंगे, इनसे डील करेंगे, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि ये जेलों के अंदर गरीब लोगों को क्यों कैद किया हुआ है, जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले जाते और डील करके वापस आ जाते। इससे ज्यादा इस मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है? जब से ये मोदी हुकूमत आई है 33% रुपया गिरा है, लेकिन इन चोरों का अरबों रुपया जो बाहर पड़ा हुआ है डॉलर्स में, वो 33% ऊपर चला गया। कि अगर हमने चुप करके ये चीज तस्लीम कर ली, हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। आज के पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। वज़ीर रिटायर हारिस नवाज साहब होंगे, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब होंगे, बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब होंगे और सलमान आबिद साहब आज के पैनल का हिस्सा। नाज़रीन, सबसे पहले आज की बड़ी पेशरफ्त पर बात करेंगे अहम केस के हवाले से। तो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में शरीफ ख़ानदान को एक बड़ा रिलीफ मिला। आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ाओं के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, ताहम अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और रिमार्क्स दिए कि नैब इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा, सुनी सुनाई बातों पर फैसले नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ाओं को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। ये केस 2018 में पैनामा लीक्स आने के बाद बना था। इसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद, मरियम नवाज को मुआवनत के इल्ज़ाम में 7 साल की सज़ा, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। आज इस फैसले के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत की, इमरान खान को आड़े हाथों लिया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज इमरान खान और झूठ की सियासत नाकाम हो गई है, जबकि नवाज शरीफ कड़े एहतसाब के बावजूद एक बार फिर सुरखरू हो गए। फैसले के बाद लंदन से नाज़रीन ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की जो तैयारियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। लीगल टीम को जल्द अदालत से रुजू करने की भी हिदायत कर दी गई है। इसी मुनासबत से पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। अहमद पनसोटा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी चूँकि आप माहिर कानून भी हैं। सबसे पहले तो जाहिर है बुनियादी सवाल, जिस तरह से आज इस केस का फैसला आया, अदालत ने बहुत वक्त भी दिया नैब को साबित करने के लिए और आज ये रिमार्क्स भी सामने आए कि नैब इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। क्या केस कमज़ोर था या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो तरमीम की गई नैब को मद्देनज़र रखते हुए ये उसका इम्पैक्ट था, या आप समझते हैं कि जिस तरह अदालत के भी रिमार्क्स थे कि नैब साबित ही नहीं कर सका जो इल्ज़ाम उस लगाए गए थे, किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को? जी, थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि आज की प्रोसीडिंग्स में हुआ क्या है। आज की प्रोसीडिंग्स जो अपील प्रोसीडिंग्स थी, अपील की प्रोसीडिंग्स में जो नीचे फैसला दिया जाता है उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी को देखा जाता है। तो प्राइमरीली जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ होता है, जो शहादतें रिकॉर्ड हुई होती हैं, उनकी बेसिस पर होता है। अब नैब का कानून जो सेक्शन 14 है वो ये बड़ा क्लियरली कहता है, क्योंकि ये पुराने कानून के मुताबिक डिसाइड हुआ है, अमेंडमेंट्स इसके बाद आई थी। वो सेक्शन 14 ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने, यानी कि इस केस में नैब ने, सबसे पहले एक रीजनेबल केस बनाना है और जब वो रीजनेबल केस बन जाता है, बादियो नजर एक केस बन जाता है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर, यानी कि मरियम नवाज साहिबा और उनकी तमाम फैमिली और नवाज शरीफ साहिबा पे। इस बेसिस पर ये सारे का सारा केस जो है उनके खिलाफ डिसाइड हुआ, क्योंकि नीचे की अदालत ने, मातहत अदालत ने समझा कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज करने में ये नाकाम रहे थे और प्रोसिक्यूशन ने अपना एक रीजनेबल केस एस्टैब्लिश कर लिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस अपील में उसी एविडेंस को दोबारा एग्जामिन किया तो उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने कोर्ट में उनकी बातों से सामने नजर आया और ऑफ कोर्स बाद में फैसला अनाउंस हुआ, कि बादियो नजर ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस चीज में नाकाम रही कि वो एक रीजनेबल केस बना लें अगेंस्ट द शरीफ फैमिली, जिसको फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात तो फिर अगली होती है कि डिफेंस के बर्डन ऑफ प्रूफ पे जाने की बात ही नहीं रही। तो लिहाजा इस बेसिस पर उन्होंने उनको अक्विट कर दिया और उनकी अपील जो एक्सेप्ट कर ली। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है, क्योंकि
पैनामा जजमेंट के अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट में अभी पढ़ रहा था, बल्कि मैं उसको ट्वीट भी किया है मैंने, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, सफा नंबर 129 131 तक उन्होंने डिस्कस किया है कानून शहादत। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया वो स्टेटमेंट जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइम्स पर शरीफ फैमिली जो है उसमें उनके बच्चों ने और तमाम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज उनकी है, और उसकी बेसिस पर जस्टिस खोसा ने ये होल्ड किया कि कोर्ट कैन प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स, ये आर्टिकल 129 है ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, कि जो सर्टेन डॉक्यूमेंट जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट अस्यूम कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है। मैं समझता हूँ आज का फैसला ये उस जजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट है। सो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हैज अ गुड केस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अपील। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, इस फैसले के बाद क्या आप समझते हैं नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुल गए हैं? अब जो नवाज शरीफ की मुतवक्किल वापसी है उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान 70% तो इस वक्त सैलाब में है, और हमारी सियासी क़यादत खा कोई भी है वो उसको इसकी परवाह नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जिन लोगों के घर चले गए, औलाद चली गई, माल चला गया, जो तबाह बर्बाद हो गए, वो जब ये वोट मांगने जाएंगे तो इनका इस्तकबाल करेंगे? अब लोगों में जो गुस्सा आ रहा है वो किसी एक जमात के खिलाफ नहीं है। आप अंदरून सिंध चले जाएं, वहां आपको पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोग बोलते नजर आएंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहां पर आपको तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके खिलाफ बोलते नजर आएंगे। पंजाब में जाएं, वहां पर आपको पंजाब हुकूमत के हवाले से लोग बोलते नजर आएंगे। तो एक तो जो मुस्तकबिल के हालात हैं उनका इस वक्त कोई तायुन नहीं किया जा सकता कि क्या होगा। जहां तक नवाज शरीफ साहब की आने की बात है तो मेरा ख्याल है अब तो उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, वाजे है। लेकिन मेरा आज एक सवाल है जी कि क्या कोई सिस्टम, निज़ाम ये पता करेगा, ये बताएगा कि ये सारा कुछ क्या था? बहुत तकलीफ दे होगा वो दिन जिस दिन बाप के सामने बेटी को जेल में ले जाया गया था। बिलाशुबा मैंने उस वक्त अपने इसी प्रोग्राम में भी और कहा था कि जेल की बजाय कहीं और ले जाएं, आप गेस्ट हाउसों में रखते हैं लोगों को। लेकिन ये सारा कुछ क्या है फिर? अगर 5 साल बाद, 3 साल बाद आप कहते हैं जी ये तो बेगुनाह थे, तो वो 4-5 साल आप वापस कैसे करेंगे? वो सारा कुछ जो हुआ वो क्या था? ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जिनके जवाब हमें तलाश करने हैं। मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का इन्हिसार जो है वो आने वाली जो दिनों में अगर और कुछ ऑडियो वीडियो आएंगी तो उस पर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल तो 2 आई हैं और उससे क्लियर हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्हें कह रहा है कानून की पाबंदी करें, और खान साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है फिक्र ना करें, हम मिनट के अंदर 6 मिनट्स में चेंज कर लेंगे। ये कौम पूछती है कि क्या करोड़ों अरबों रुपए कौम का खाने वाला ब्यूरोक्रेट अपने प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ 2 नंबर ही सिखाता है? इसका भी कोई एहतसाब करेगा कि नहीं करेगा? इसको भी कोई पकड़ेगा? सिर्फ सियासतदानों को पकड़ लो, सिर्फ जनाब चंद फौज पे बात कर लो। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कहते हैं सर फिक्र ना करें, हम मिनट्स भी चेंज कर देंगे, हम जनाब ये भी कर लेंगे, कोई आजम खान जैसों का भी एहतसाब करेगा? आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ एहतसाब का सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही कमज़ोर है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह हाफिज साहब भी सवाल उठा रहे हैं आज के फैसले को देखते हुए, तो फिर पहले क्या था, किस तरह से इस केस को प्रोसीड किया गया, बनाया गया, बहरहाल ये एक अलग बहस है। ब्रिगेडियर साहब, आप इस फैसले के बाद सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मुतवक्की वापसी, जो कि अब गुफ्तगू में शामिल हो गया है कि वो वापस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो आपको लगता है कि वो वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा? दो इसमें एक तो ये केस के बारे में बात यह है कि जब नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत के MNA ने चेंज कर दिया, लेजिस्लेटर ने, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उस पर जो उन्होंने कंडीशन और इंडिविजुअल स्पेसिफिक बना दिए थे उससे ये फ़ायदा होना था। सेकंड, प्रोसिक्यूशन ने केस को फॉलो नहीं किया बिकॉज चेयरमैन नैब अज़ाहिर है कि हुकूमत की मर्जी से लगे हुए हैं, अपोजिशन थी नहीं उसके अंदर, फिर आपके जो प्रोसिक्यूटर जनरल हर दफ़ा पेश भी नहीं हुए हैं, तो ये इट वाज डिसाइडेड कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। ज़ाहिर जजेज ने तो वो फैसला करना है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, वो उन्होंने फैसला कर दिया। और विद इन अ मंथ मैं फील करता हूँ नवाज शरीफ का केस भी तकरीबन फाइनलाइज हो गया है,
और वो भी इसी तरह एक्विटल हो जाएगा, क्योंकि उनमें वही बात है कि जी वो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो आ गया वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गया। पहले नैब में ये जब केस डिसाइड हुए तो इट वाज ऑन द एक्यूज्ड। और सेकंड ये कि देखें, एक कुछ चीज़ें जो पता भी चलती हैं कि 1991 ये डिपार्टमेंट बने, हसन ने, हुसैन ने, फिर उसके बाद मरियम नवाज ने कहा जी मेरे शहबाज शरीफ ने कहा वर द मोर पर्सन, मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और बात भी अगर हम देखें तो फिर उस तरह ये कि 1991 में हसन हुसैन की एज क्या थी, ये ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल में केस दोबारा जाके ये कनेक्शन भी हो गई। लेकिन क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन नैब इज नॉट इंटरेस्टेड, नैब के केस ये तो हो गया। अब बात यह है कि इनके आने से दोनों डबल एज है। एक हो सकता है कि जो है इनको फायदा हो, नवाज शरीफ को आने से अपने लीडर आएंगे, बात करेंगे, कहेंगे जी मेरे से मुबारक जाती हुई ये हुआ कि ये अपने केसेस खत्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करेंगे, फोर्सेस पाकिस्तानी खत्म करेंगे, सारे अपने बेनिफिट देंगे। और अवाम को रिलीफ एक भी नहीं दिया। अगर आपने अवाम को रिलीफ दी होती तो अवाम ठीक है भैया साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपके सोर्स में भी इशू आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। सलमान आबिद साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुल गए आज के फैसले के बाद, और उनके आने के बाद वही बुनियादी सवाल, सियासी मंजरनामा आप बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो आज के फैसले के बाद एक बात समझ नहीं आई कि ये एवन फील्ड जो फ्लैट्स हैं ये हैं किसके, क्योंकि सारे तो इनकारी हो गए ना, या पहले तो कहते थे हमारे हैं, और फैसले के बाद तो अब समझ आ गई कि शायद ये इनकी औलादों के नहीं है। तो पहले तो सवाल ये है कि ये भी फैसला आ जाता, हमें समझ आ जाती कि ये एवेंट फील्ड्स के मालिक कौन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है, मेरा ख्याल है कि अब ये खेल बंद हो जाना चाहिए। ये जो हमने ख़ास तौर पे सियासी इंजीनियरिंग के नाम पर ये खेल खेलते हैं हर दौर के अंदर, और फिर हम इसके ऊपर सियासी समझौते कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, नैब के कवानीन को बदल देते हैं अपने हक़ में, तो इससे तो फिर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अभी मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने बाप और बेटी की बात की है, तो यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों के अंदर बाप बेटियों का इस्तेसाल होता है। ये सिर्फ हम बड़े लोगों के बाप बेटियों के बारे में क्यों फिक्रमंद रहते हैं, हम ये भी तो देखें कि नीचे अदालतों के अंदर बाप के सामने बेटी के साथ क्या किया जाता है, बेटी के सामने बाप के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये एक रूलिंग एलीट का जो सिस्टम है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। और तीसरी बात आपने पूछी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, भाई जब इसहाक डार वापस आ सकते हैं, मरियम को रिलीफ मिल सकता है, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा और सारा का सारा इलेक्टोरियल वोट बैंक जो है ना, इंतखाबात उनके हक में हो जाएंगे। पहले हमारे यहाँ बहुत से लोग ये दलील देते थे कि जब मरियम बाहर निकलेंगी ना, तो फिर मरियम की वजह से आप देखिएगा कि तूफ़ानी दौरे होंगे, बहुत बड़े जलसे होंगे, और लोग जो है जौक दर जौक इमरान खान के मुकाबले में मरियम को वोट देंगे। उसका नतीजा हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, आज़ाद कश्मीर में भी देखा, पंजाब के बाई इलेक्शन में भी देखा, और बाकी जगह पे भी देख लिया। अच्छी बात है, नवाब साहब भी आ जाएं, वो भी आके पूरी इंतखाबी मुहिम चला लें, ताकि ये गिला ना रहे कि उनको इंतखाब में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, इंतखाबी मुहिम में नहीं चलने दिया गया। मरियम भी ये शौक पूरा कर लें, और अगर वो इमरान खान को शिकस्त दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हार जाएं तो फिर उनको अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन ये एक बात ज़रा ज़हन में रखिए, ये सारे खेल जो हो रहा है, आपका ख्याल है कि ये बगैर किसी बार्गेनिंग के हो रहा है? आपका ख्याल है कि ये बगैर किसी डील के हो रहा है? इसहाक डार साहब तो कल तक बीमार थे ना, अचानक कैसे सेहतयाब हो गए? नवाज शरीफ साहब अचानक कैसे सेहतयाब हो गए हैं? मरियम को पासपोर्ट फौरी तौर पे कैसे मिल जाएगा? ये कैसे मुकदमों से खारिज हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल एडवेंचर है, जो सियासी इंजीनियरिंग है, उसका खेल पहले भी अरूज पे था और आज भी अरूज पे है। कल के किरदार कोई और थे, आज के किरदार कोई और है। अगर हमने इस तरह से सियासत चलानी है तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी ज्यादा नजर आएगी, टकराव भी ज्यादा होगा, अफरा तफरी भी मचेगी, और ये सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और इसके जिम्मेदार कोई एक फरीक नहीं है, सब है, और रियासत के निज़ाम जो है वो भी है। अब आप देखिए ना, ये सवाल तो उठना चाहिए ना कि किस तरह से, यानी पहले जो सारा मुकदमा मरियम के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया, यही अदालतें थी ना, उस वक्त क्या था, और आज ही ये अदालतें हैं ना। तो इसका मतलब है हम एक सियासी फैसलों के तहत जो है ना अपने सियासी निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ और कानून तो बहुत पीछे रह गया। ब्रिगेड साहब, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बात।
चलिए जी, बारिल जी, हम जब एहतसाब की बात करते हैं तो अगर आप सियासी तारीख देखें तो यही नज़र आता है कि एहतसाब को हमेशा सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बारिल जी, इदारों को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए ताकि इस तरह के सवालात ही ना उठें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा ऑडियो लीक से मुतल्लिक। हम सवाल ये रखेंगे, ऑडियो लीक से गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मुतासिर हुए हैं। हम सवाल ये सामने रख रहे हैं कि जिम्मेदारों को सामने लाना अब गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। पहले तो मैं शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। तो शहबाज शरीफ, मैं शुक्रिया अदा आपका इसलिए करता हूं कि आप सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। नाज़रीन, मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स का हंगामा जारी है। आइंदा दिनों में मज़ीद ऑडियो लीक होने के इशारे भी दिए जा रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि इस पर गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक आला इख्तियाराती कमेटी बना दी गई है, जबकि वज़ारत क़ानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार करने की हिदायत की गई है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि पहले भी जब हम लास्ट इस शो में बात कर रहे थे तो ये एक कौमी सलामती का भी मामला है और इसके लिए एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और ये सिर्फ कमेटी नहीं खेलना चाहिए बल्कि नतीजा खेज तहकीकात होनी चाहिए। अब ये जो आला इख्तियाराती कमेटी बनाई गई है, जिम्मेदारों को सामने लाना आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखें, ये बहुत अहम बात है। इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन शुड बी ऑन द सेम पेज कि आइंदा के लिए ये जो एक मोरालिटी की बात है और एक मॉरल्स की बात है, हर लिहाज से ये ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स किसी की भी, चाहे वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट की पार्टी हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पर दोनों को मिल के काम करना चाहिए। और सेकंड ये कि देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आईबी की या स्पेशल ब्रांच की। ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के और प्रेसिडेंट हाउस के। तो किसकी नालायकी की वजह से हुआ, कौन इसमें जिम्मेदार है? ये इधर एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें ISA भी है, IB भी है, स्पेशल ब्रांच में सबके लोग इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले आप ये देखें कि जो इनके सरबराह हैं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि कौन है वो, इनको आपको सस्पेंड करना चाहिए ताकि जो नीचे का स्टाफ है वो बेखतर होके, डरे बगैर वो कोई फैसला खुल के बताएं कि जी कौन इन्वॉल्व था, हमें पता है, और उसके साथ किसकी साजिश थी, कैसे ये इतना सीरियस एक्ट हुआ, क्योंकि ये माइक रख के प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई है एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस। आप इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की भी हर चीज़ जो अक्रॉस जब बॉर्डर या दूसरी बाहर दुनिया मुल्क जा रही होगी, ये बड़ा खतरनाक है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिकमेंडेशन होती है, देन उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, एग्जाम्पल होनी चाहिए, ही शुड बी मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरत है और इस पर कोई अपोजिशन गवर्नमेंट मिल के मेरे ख्याल में इसके लिए इसका कोई एक फाइनली डिसीजन हमेशा के लिए कर लेना चाहिए। ठीक जी, सलमान आबिद साहब, जाहिर है एक बहुत बड़ा इशू है ये, एक बहुत बड़ा ऑफिस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मैं बात कर रही हूँ, अगर वही महफूज नहीं है, ये कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और ये कितना ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए और जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जो कर रहे हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाए। देखिए, ये मसला सिर्फ सियासी नहीं है और ना ये सियासतदानों तक महदूद है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं इसे एक रियासती क्राफ्ट के अंदर जो इस वक्त एक क्राइसिस है ना, उसको रिफ्लेक्शन हो रहा है कि हमारा जो रियासती निज़ाम है वो कितना महफूज है और उस रियासती निज़ाम के अंदर कितना हमारा सियासी निज़ाम महफूज है। और आज जब दुनिया में पूरी डिजिटलाइजेशन फैल रही है तो इसका मतलब है हमने अपने आप को सिक्योर ही नहीं किया हुआ और हमने वो तैयारी ही नहीं की जिसकी मदद से हम अपने आप को महफूज बना सकते थे। अब इसमें फॉल्ट लाइन सब की है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी लगा लें, आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी लगा लें, आपकी एग्जेक्टिव्स को भी लगा लें, आपके अंदर जो अमला है उसको आपने कितना ट्रेन किया। फिर हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो
वो जो हैकर है वो उनका कंट्रोल है, तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना, तो बहुत से सवालात हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी है और जहाँ वज़ीर दाखिला साहब उसको लीड कर रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा नतीजा निकल के सामने आ सकेगा, मैं नहीं समझता। अगर इसने बनना था तो फिर आपको प्रोफेशनल लोगों के ऊपर बैठ के ये सारा मामला डील करना चाहिए था, वो इसको सही तरीके से गाइडलाइन लेते। जब आप इसमें पॉलिटिकल लोगों को डालेंगे तो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है ना उसको वॉच करने पड़ेंगे। और ये पाकिस्तान पिछले 75 साल से ना मुख्तलिफ कमेटियाँ डाल के बैठा हुआ है, और हर कमेटी के बाद हर तरह के वाक़यात के बाद हम कहते हैं जी हमने एक इन्वेस्टिगेशन बैठा दी है, इंशाल्लाह इसके नतीजे आएंगे, आइंदा ये नहीं होंगे, और ये आइंदा होते रहते हैं। और ये इसमें से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपको याद है पाकिस्तान के तमाम साबिक वज़ीर आज़म ये गिला करते रहे कि हमारे टेलीफोन टेप होते रहे हैं, कोई फला जगह पे ये बातें आती रही हैं। लेकिन आज इसका जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त की जो पोलराइजेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र आ रही है उसमें हम कोई फैसला कुन जो है नतीजा निकाल सकेंगे। अगर निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उसमें एम्बिग्विटी नज़र आती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि अब हम इसी के अंदर से ना अपने सियासी स्कोर करना चाहते हैं और अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर सारा मलबा डालना चाहते हैं। अपोजिशन हुकूमत पे डालना चाहती है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे डालना चाहती है। मरियम कहती है कि जितनी मेरी बातें निकल के सामने आई हैं उसमें इमरान खान मुलव्वस हैं, इमरान खान कहते हैं जो कुछ हुआ है शहबाज शरीफ उसमें मुलव्वस हैं। जब इस किस्म के ब्लेम गेम के अंदर हम जब जाएंगे तो फिर उसमें से एक प्रोफेशनल किस्म का, इंटेलेक्चुअल किस्म का आउटकम जो है ना वो नहीं निकल पाएगा। यही इसका प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को हर दफ़ा एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत डील करते हैं, कमेटियां बना देते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हाफिज साहिर साहब, जिस तरह सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं, ये अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहेंगे तो ये जो एक हम मुल्क की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पीएम हाउस जिसको सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए वही महफूज नहीं है, तो ये क्या अगर हम इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो ये इसको इग्नोर नहीं कर देंगे जो हमारा सिक्योरिटी का चैलेंज है। और अब जिस तरह ये तहकीकाती कमेटी है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट वाकई तहकीकात करके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलवाएगी? देखिए गुजारिश ये है कि सख्त जान को मैंने कहा जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है जी 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 बिल्कुल हाफिज साहब आपकी आवाज आ रही है। मैंने सख्त जान को कहा कि जाओ पता शता करो ये क्या हो रहा है, जो काम तुम्हारा था वो कोई और क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि फिक्र ना करें, एक तो हमारे जो इदारे हैं वो मेरा ख्याल है ये सख्त जान की इत्तला गलत भी हो सकती है कि वो उन लोगों के करीब हैं जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगली बात जो अभी सलमान आबिद साहब कर रहे थे और ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, असल बात वो है, ये छोटी बात नहीं है। यहाँ अब आपको कल शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई बाहर का सरबराह आए या कोई बाहर का वफ्द आए वो तो गैर महफूज समझेंगे अपने आप को कि यहाँ तो कोई बात ही ना करें यार, पता नहीं ये बात कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी। तो जिन लोगों ने ये किया है उनको निशान इबरत बनना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए, कौम को बताना चाहिए, उनके मकासद उनके अज़ाइम भी बताने चाहिए, और आइंदा के लिए ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि जिससे ये दोबारा जो है इस तरह का कोई हादसा ना हो। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें जिन लोगों का किरदार है या जिन लोगों ने ये काम किया है वो काबिल माफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये काम किया वो काबिल माफ़ी नहीं है। बैरिस्टर साहब, एज़ यू नो साइफर पब्लिक नहीं हो सकता पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक। जिस तरह की ये गुफ्तगू सामने आई उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि साइफर को लीक होना चाहिए। मैं चाहती हूं मैं आपसे थोड़ा लीगली इम्पैक्ट इन ऑडियो लीक्स के बारे में हम बात कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपके ख्याल में ये सारा मामला इस तरह से हल होगा? कानून क्या कहता है इस बारे में? और जिस तरह से हम बुनियादी सवाल रख रहे हैं कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट सामने ले आएगी उन जिम्मेदारों को जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है ये जो ऑडियो लीक्स से मुतालिक? देखिए जी, जहाँ तक तो राना सनाउल्लाह साहब को इस कमेटी का हेड बनाने का ताल्लुक है तो उस पर लीगल से ज़्यादा मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि मीर क्या सदाएं हम जिस बीमार हुए जिसके सबब उसके अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ब्रीच है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हेड ऑफ द सिक्योरिटी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उन्हीं को आपने हेड ऑफ द स्टेट लगा के और हेड ऑफ द कमीशन लगा के कह दिया आप इल्ज़ाम हमें तराश करके देंगे, किसके ऊपर है? देखिए, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमारी कौम, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे तज्जिया निगार इस चीज में फंसे हुए हैं कि किसकी ऑडियो में क्या बात आई, किसकी सच्चाई प्रूव हुई, किसका झूठ प्रूव हुआ। मेरे नजदीक ये मैटर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास यहीं पर होता है, आपके पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट इजलास यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले फिल फॉर प्राइम मिनिस्टर को एक जुडिशियल कमीशन ऑफ सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो कि कमीशन एक्ट 2017 रेड विद 56 का जो एक्ट है उसके तहत वो कार्रवाई करे। उसके पास पूरी पावर्स हों कि वो कोई प्रोसेस इख्तियार करना चाहे, कोई प्रोसीजर इख्तियार करना चाहे वो करे। उसके अंदर जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं वो लें, बाकी कोई और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं लेके पहले तो उस तय तक पहुंचे कि किसने किया है। और जहां तक बार बार कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कसूर है, ये फलाने का कसूर है, मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिस इदारे के पास है, ये उनको भी देखना होगा कि कितने आराम से बात कैसे हो गई, उनको भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये पुलिस की भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये सिर्फ अकेली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम नहीं है या प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का काम नहीं है, ये आपको और मुझे सबको पता है। असगर खान केस में बड़ा क्लियरली ये चीज होल्ड हो चुकी है कि किसी की ऑडियो या वीडियो बनाना एक इल्लीगल अमल है। फिर जस्टिस कियानी साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी और उसमें कुरान पाक और हदीस का तज़किरा करके जजमेंट दी कि किसी की ऑडियो अगर मंजर पर आ भी जाए तो उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं हो सकती। इन तमाम चीजों के तनाजुर में पहले तो इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कोई नहीं है। ये सिर्फ सियासतदानों को, मैंने तो ट्वीट भी किया है कि ये पॉलिटिकल क्लास को वंस अगेन गंदा करने की साजिश है। अक्रॉस द बोर्ड एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस बड़े गंदे हैं, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप उनको ट्रस्ट किया जा सके। और अगर आप इस किस्म की ऑडियोज किसी भी महकमे में जाके सुने और जिस किस्म की बातें दफातर में होती हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये कुछ सिर्फ पॉलिटिशियन स्पेसिफिक नहीं है। मैं समझता हूँ उस पर सीरियस एक्शन होना चाहिए और जिसने किया है उसको ऐसी सजा देनी चाहिए। ये तो गद्दारी से बड़ा काम है जिसने भी ये काम किया है कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी खिलाफवर्जी है। और मैं इस चीज पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो बातें सेकेंडरी हैं। अगर वो एविडेंस के थ्रू प्रूव हो जाता है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड पर आती है और ये बातें दुरुस्त हैं, फिर अगली बात है कि क्या पीएम साहब ने अपना ओथ वायलेट किया, क्या खान साहब ने वाइल बीइंग प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ वायलेट किया, क्या मरियम नवाज साहिबा ये कर सकती हैं कि अपना जाती काम करवा सके। मेरे तो अगर कंटेंट पे जाएं बैरिस्टर साहब, अगर इन ऑडियोज के कंटेंट पे जाएं, शौकत तरीन की भी ऑडियो आई, फिर इमरान खान साहब, मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ, अगर उनमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, इमरान खान साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन ऑडियोज के कंटेंट पे जाएं तो कानून क्या कहता है फिर? अगर तो ये ऑडियो जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिकॉर्ड पर आ जाती है और कानूनी प्रोसेस के थ्रू एक एडमिसिबल एविडेंस बन जाता है, फिर ऑफ कोर्स अगली जो सेकेंडरी बात है उसमें इमरान खान साहब की जो ऑडियो है उसको भी देखना होगा कि क्या वो जो बात कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर खेलना है, उसका जो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अपेरेंटली तो ये तमाम की तमाम बातें बड़ी खतरनाक बातें हैं और हर आदमी के पास अपनी एक्सप्लेनेशन भी है। और सबसे खूबसूरत एक्सप्लेनेशन राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि इन ऑडियोज के बाद ये पता लग गया कि हम कितनी अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। सही बात है, सबसे मजेदार सीन भी यही है। बिल्कुल। और तो ये बड़ी आप सही कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये अखलाकियात की बात है। अब ये ऑडियो वीडियो किसी की भी लीक करना ये वैसे ही नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहसियत कौम हमारा हाल कोई नहीं है। हम तो इसी टो में रहते हैं, किसी की ऑडियो है वीडियो है हम उसको ट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे कोई कितना ही बड़ा अफसर ना हो, कोई कितना ही आम आदमी ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है, इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना। सवाल ये होगा, क्या हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक का आगाज़ है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से पहले इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद ने धरना दिया है। मुल्क भर से आए हुए हज़ारों किसान 2 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हैं और मुजाहिरीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि गंदम 4000 रुपये और गन्ने की कीमत 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स ख़त्म किए जाएँ और ब्लैक में खाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर हुआ लेकिन वो नाकाम हो गया। मुजाहिरीन ने यह धमकी दी है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो डी चौक में धरना देंगे। इसी से मुतालिक सवाल हाफिज़ तारिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि ये जो किसान इत्तेहाद का धरना इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, ये गवर्नमेंट हुकूमत और किसान इत्तेहाद में मुज़ाकरात आपके ख्याल में जो पहला दौर तो बज़ाहिर नाकाम हो गया, क्या सिचुएशन लग रही है? गवर्नमेंट मुतालबात उनके मानने से इनकार क्यों कर रही है आपके ख्याल में? और ये क्या आप समझते नहीं कि सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए टफ हो सकती है? इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च की कॉल अगर वो भी दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ तो है वो किसी भी वक्त दे सकते हैं, तो ये सारी सिचुएशन गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो बदकिस्मती है हमारी
75 सालों में, वो कल खान साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि जहाँ शहबाज शरीफ जाता है वो मांगने शुरू कर देता है। तो 75 सालों में मांगने के अलावा हमने किया क्या है? आप अपनी तारीख उठाएं, ज़ियाउल हक साहब हों, भुट्टो साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ साहब हों, दुनिया से आपने कर्जे ही मांगे हैं, इमदाद ही मांगी है, और क्या किया है? और इस वक्त जो आपके हालात हैं और IMF का जो शिकंजा है उसमें शहबाज शरीफ मांगे ना तो और क्या करे? ये शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने जो जाके दोस्त ममालिक में और IMF से और अमेरिका से और बातचीत करके आपका IMF का मामला जो है वो थोड़ा बहुत किस तरफ बढ़ा है। तो बिलाशुबा जो बिजली के बिल हैं या महंगाई की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त है और उसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। किसानों के साथ बात करनी चाहिए, देखना चाहिए हमें कहाँ से उनको हम रिलीफ दे सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब कोशिश तो करेंगे इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी ये है कि एक बार खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च करना है, जो भी करना है, मैं ये आपको बिल्कुल सख्त जान की सही इत्तला दे रहा हूँ कि वो भी कहते हैं एक बार हो जाए जो होना है ताकि जान छूटे रोज रोज की इस धमकी से। तो लेकिन किसानों के इस अमल को सियासी नहीं बनाना चाहिए, उनके जायज मसाइल हल होने चाहिए और उन्हें भी जो है इस पर बैठ के जो रास्ता निकलता है उस रास्ते की तरफ जाना चाहिए। जी बरगे साहब, मुतालबात तो बज़ाहिर जायज़ ही हैं जो उन्होंने रखे हैं, उनकी लिस्ट है, तो गवर्नमेंट इनकारी क्यों है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किल सिचुएशन हो सकती है अगर इमरान खान साहब भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं। तो देखें दुआ, इस वक्त बात यह है कि मुल्क में क्लेमिटी है और फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पे सिंध में तो बहुत ही है, आपकी चावल की फसल तकरीबन तबाह हो गई है, आपका जो था ये कॉटन पूरी तबाह हो गई है, फिर उसके बाद अभी आगे आपको नज़र आ रहा है कि आपका सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, फिर वीट लगनी है, वो नहीं होता। और सेकंड ये कि देखिए अगर आप 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये मन बाजार इंटरनेशनल मार्केट से गंदम लेते हैं तो वाई डोंट यू गिव इंसेंटिव टू ओन ग्रोअर्स, ताकि उनको फ़ायदा होगा। जो ज़्यादा गंदम होगी आपको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देना पड़ेगा, ऑलरेडी डिप्लीशन है, आपको फॉरेन एक्सचेंज देने में उसका फ़ायदा होगा। सेकंड ये कि बिजली बिल्कुल उनको ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। आपको इस वक्त उनको बीज भी नहीं होगा, उनको खाद आपको 14 रुपए की 14,000 की DAP है एक, और 2 DAP डलती हैं गंदम पे, इसके साथ 3-4 यूरिया और जो चीज़ें डालें, दवाइयाँ, स्प्रे, ये आपको 40-50 रुपए की पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट को ये देखना है कि इसको कैसे करना है, बट दे मस्ट नेगोशिएट और उनकी जायज़ मुतालबात को पूरा करें। जी बैरिस्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मुजाहिरीन ने धमकी दी है अगर मुतालबात ना माने गए तो D चौक में धरना होगा, तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए वर्स्ट नहीं हो जाएगी? देखिए जी, एज एन एग्रीकल्चरलिस्ट जो कि खुद इस काम में इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया का बिलअमूम और बिलखसूस पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो फार्मर्स के अगेंस्ट है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को और एक अमीर तबके को सपोर्ट करने वाला मॉडल है। अगर एप्टेमा की आज कोई किसी किस्म की बंदिश हो जाए, वो बिजली गैस की, वो इकट्ठे होते हैं, 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंचता है, चीफ मिनिस्टर भी वहां पहुंचता है, गवर्नर भी वहां पर पहुंचता है। लेकिन फार्मर चूंकि गरीब आदमी है, चूंकि 1-1.5 एकड़ का बंदा है, तो ये वहां पर बैठे हुए इनके साथ बात करके कोई राजी नहीं है और ये समझते हैं कि ये भी बेचारे सियासत कर रहे हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ जी, चूंकि हम खुद भी करते हैं फार्मिंग, छोटी छोटी हमारी भी फार्मिंग है, कि इतना मुश्किल काम ये हो गया हुआ है बिजली के अखराजात को पूरा करना। आपके सामने ये बताया गया कि सारी की सारी जो खाद की बोरियों के रेट हैं, DAP के रेट है सबके, ये सारी की सारी इतनी डिफिकल्ट होगी सिचुएशन फॉर अ फार्मर कि वो इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए कंटिन्यू करना। लेकिन हमारे यहाँ यही बात हो रही है कि इमरान खान तो इसका बेनिफिट नहीं लेगा, फलाना लेगा। When will the Prime Minister go and talk to them? When will Rana Sanaullah go and talk to them? ये बाकी सारी जो चीजें इस अमीर आदमियों के लिए मुख्तस हैं, खुदारा उनको सीरियसली ले। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये इशू आज नहीं उठा, क्योंकि आज ही इशू उठा और आज ही वो इस्लामाबाद पहुंच गए। पिछले 2-3 माह से किसानों के जो मुतालबात हैं उसे हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है, उस पर संजीदगी से बात ही नहीं करना चाहती और आप उनको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहीं डिस्कशन ही नहीं आ रहा कि किसान की डिमांड्स क्या हैं, किसान के क्या किन चीज़ों पर परेशान है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनको किस किस्म की इमरात दरकार है। आप समझ रहे हैं कि हम मीडिया में इनका बाइकाट बुकआउट करा के सब कुछ करा के किसानों की तहरीक को दबा देंगे। देखिए बात यह है कि इस तरह से चीज़ें दबती नहीं है। आप बिला वजह इन लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं
रहे हैं और उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं। हुकूमत अगर उनको सही तरीके से प्रॉपर डील नहीं करेगी तो यकीनी तौर पे उसकी फिर पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगे और हुकूमत को उसको फेस करना। बिल्कुल आपकी बात सही है, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।